हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पेपर में जो आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर है उसमें हम बायो के क्वेश्चन को ही यहाँ पे पिक कर रहे हैं, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो एक बार आप लोग देख लेंगे, आपने नोट यहाँ पर किए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको होमवर्क में दिया गया है और ये आपको खुद ही करना है क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं। फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। आपने कहा उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो कौन कौन सी रणनीतियां हैं या वो कौन से स्टेप्स हैं जो इन सारे प्रकार के जितने भी आपने बात की है, जैसे कि हमने पोल्ट्री फार्मिंग या फिशरीज या बी कीपिंग की बात की, इनमें कॉमन होंगे, ठीक है। ये आप लोग घर से करके लेकर के आएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 टोटल जो है मिला करके 3 नंबर का है, क्योंकि 2 खंडों में यहाँ पे डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डेड में यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क और ख आपके पास आता है। क में पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली, अच्छा क भी आपका 1.5 नंबर का है, ख भी आपका 1.5 नंबर का है। ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू नंबर यहाँ पे आंसर आपको करने हैं। अभी हम डिटेल आंसर यहाँ पे करेंगे क्योंकि अभी हमें टॉपिक भी समझने हैं। बट देखो, कोई क्वेश्चन है जो एक सिंगल क्वेश्चन है 3 नंबर का, उसको आप डिटेल में लिखेंगे। कोई क्वेश्चन है जिसमें 2 खंड हैं, अब डेट नंबर में वो डिवाइड हो गए हैं, तो डेट नंबर के हिसाब से आप आंसर वहां पे लिखना है। ऐसे नहीं है कि आप बहुत सारा वहां पे लिखे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर टाइम है तो ठीक है आप लिख सकते हैं, बट आपको सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 का क जो है वो आपसे पूछता है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? क्या पूछा गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन selectively permeable membrane क्यों है, या प्लाज्मा झिल्ली को हम चुनिंदा पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेल चैप्टर से, ठीक है। इसी का सेकंड जो है वो आपसे पूछा गया जंतु तथा पादप कोशिका में एक अंतर बताइए। सेट वन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन हम कहेंगे। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक अंतर आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि प्लाज्मा झिल्ली को क्यों वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक बार कोशिश करेंगे आप लोग कि इसका आंसर आप लोग लिखें। क्या कह रहे हैं, जो कोशिका है कोशिका को हम कह रहे हैं कि ये क्या है, चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है, यानी कि सेल जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यही तो बोला है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या चुनिंदा पारगम्य झिल्ली एक ही बात है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सेल है आपके वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब क्या है, इसके शब्दों में ही आप इसका अर्थ ढूंढेंगे। सेलेक्टिवली यानी कि सिलेक्शन करती होगी ये, परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि पारगम्य। पारगम्य मतलब कि जिसके आर पार जाया जा सके उसको हम पारगम्य कहते हैं। ऐसी झिल्ली, ऐसी मेम्ब्रेन जिसके आर पार जाया जा सके उसको पारगम्य कहते हैं। सेलेक्टिवली कह रहे हैं या चुनिंदा कह रहे हैं या वर्णात्मक कह रहे हैं, मतलब कि सिलेक्टिवली यानी कि सिलेक्शन करती होगी, चुनिंदा यानी कि पहले चयन करती होगी कि किन चीजों को आर पार जाना है। इसका मतलब मैं शॉर्ट में कह सकती हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो चीजों को सिलेक्ट करके मेम्ब्रेन के आर पार भेजती है, ठीक है। क्या यही इसका मतलब होगा। ठीक है, तो देखो हमने बोला ये एक मेम्ब्रेन है, और कैसी है, यहाँ पे आपने कहा
कि यहाँ से जो चीजें हैं वो आर पार जा सकते हैं, यानी कि कोई चीज जो है इसके आर पार जा सकती है। ठीक है, इसको हम चुनिंदा पारगम्य झिल्ली कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है? तो इसके लिए हम एक फिनोमेना पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस में मैं डायग्राम बना रही हूँ और आपको बताना है कि क्या चीजें आपको करनी है। ऑस्मोसिस में हमने कहा कि हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर में हमने कोई सॉल्यूशन यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन जो बना होता है वो किस चीज से मिलकर के बना होता है? सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने डाली है एक सेल, तो ये एक सेल आती है। ठीक है, ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। ये हमने सेल डाली है, रिजल्ट हमारे पास क्या आता है वो देखो। क्या डिफरेंस दिखा बताओ सेल में? दोनों हमारे पास बीकर हैं। अच्छा, बीकर जो होंगे उसका आकार बदलेगा नहीं। ठीक है, ये दोनों बीकर जो है एक बड़ा एक छोटा बन गया है, लेकिन ये ध्यान रखना बीकर के आकार जो है वो बदलेंगे नहीं, छोटा बना देते हैं। ठीक है, अब बीकर क्या है, ऑलमोस्ट हमें एक ही आकार के दिख रहे हैं। ये बोलो कि सेल में डिफरेंस क्या आया है? ये हमारी सेल है और ये हमारी सेम सेल है, बाकी ये जो है ये तो सॉल्यूशन आता है। बताओ सेल में डिफरेंस क्या देखने को मिला? क्या बोला है हमने? सेल में डिफरेंस ये आया है कि सेल के जो शेप है, सेल का जो आकार है, यहाँ पे शेप तो चलो ठीक है, पर जो कोशिका का आकार है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? अगर मैं इस डायग्राम को और डिटेल में बनाऊं तो ऐसा क्यों हुआ है, देखो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बाहर से जो वाटर की मूवमेंट है वो अंदर की ओर आई। जब पानी सेल के अंदर आया तो सेल यहाँ पे क्या हो जाती है? फूल जाती है। इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया है कि ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि पानी इसके आर पार जा सकता है। क्वेश्चन ये कि चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है, क्यों? क्योंकि हमने कहा जो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा जो सेल मेम्ब्रेन है उससे कोई भी चीजें अंदर या बाहर नहीं जा सकती है, बस वही चीज अंदर या बाहर जाएंगी जिनकी आवश्यकता होती है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ऑस्मोसिस की या हम डिफ्यूजन की बात करेंगे, जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आप डिफ्यूजन को पढ़ते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है? जो गैसेस हैं उनका जो आदान प्रदान होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसको हम डिफ्यूजन नाम देते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे कि आपने कहा कि ये हमारी क्या आती है? सेल मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, आपने कहा जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं, जिन पे चार्ज नहीं होता है, वो तो इजिली यहाँ पर क्या हो जाते हैं? वो इजिली यहाँ से मूव कर जाते हैं। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो इतने इजिली यहाँ पे आर पार नहीं जा सकते हैं। उनको आर पार जाने के लिए यहाँ पर क्या बने होते हैं? कुछ रास्ते बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? चैनल कहेंगे। तो यहाँ पर आते हैं काफी बड़े बड़े चैनल, यहाँ पर ऐसे बने हुए होते हैं। या यहाँ पे पंप होता है। पंप का मतलब जानते हो? जब फोर्सफुली किसी चीज को
हम यहाँ पे मूव कराते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि घर के ऊपर जो छत में टंकी रहती है और टंकी तक पानी चढ़ाने के लिए हम पंप का यूज करते हैं, मोटर का यूज करते हैं, तो वैसे यहाँ पे पंप बने रहते हैं। अच्छा, ये चुनिंदा पारगम्य झिल्ली इसीलिए है क्योंकि हमने कहा कि कोई भी चीज यहाँ से अंदर या बाहर नहीं जा सकती है, वही चीज अंदर या बाहर जाएगी जिसकी नीड होती है। सेल के अंदर जिस चीज की नीड है वही जाएगी, सेल के बाहर जिसे मूव कराना है वही जाएगा। कोई भी यहाँ पे मूव इसलिए भी नहीं कर पाता है क्योंकि आपने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करना इतना इजी नहीं होता है। बाई लेयर होती है यहाँ पे। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फेट और लिपिड की लेयर होती है। तो ये हमारे पास फॉस्फेट है और ये जो टेल है ये हमारे पास लिपिड है। सेम लेयर नीचे भी है कि फॉस्फेट है लिपिड है, तो फॉस्फेट और लिपिड की बाई लेयर यहाँ पर होती है। ठीक है, अब आपने कहा कि फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो ये होते हैं वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक इसे हम कहते हैं। और जो लिपिड होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पे लिपिड लविंग होंगे या ये लिपिड लविंग होंगे या आपने कहा ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि जो वाटर है यहाँ पर ये पानी इनमें से बहुत इजीली क्रॉस नहीं कर पाता है क्योंकि लिपिड है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक इसे हम कहते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब था, फोबिया का मतलब था डर। ठीक है, तो जो पानी से जो दूर भागता है या पानी से जिसे प्यार नहीं है वो क्या होगा, आपने कहा हाइड्रोफोबिक होगा। ये वाटर लविंग है, तो आपने कहा कि यहाँ से तो जो चीजें हैं वो मूव कर जाएंगी, पर जैसे ही इस वाले रीजन में आती है, लिपिड वाले रीजन में, तो जो यहाँ पर वाटर है वो मूव नहीं कर पाता है। तो क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट और लिपिड दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन होती है, एक तो इजिली यहाँ पर जो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, पहली चीज। दूसरा, चुनिंदा पारगम्य क्यों है, क्योंकि सिलेक्शन होता है कि सेल के अंदर किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वही चीज अंदर या बाहर जाती है। ठीक है, तो अगर हम वापस आए अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कहते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिलेक्शन करती है चीजों का कि कौन सी सेल को अंदर या बाहर जाना है। चलो, 21 का जो सेकंड स्टेटमेंट आता है वो है कि जंतु तथा पादप कोशिका में एक अंतर बताइए। कि आपको खुद करना है, इजी क्वेश्चन है, बल्कि आपको 5 डिफरेंसेस बताने हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो कौन कौन से होते हैं वो आप लोग घर से करके लेकर के आएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़े। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, पेशीय रेशे कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के पेशीय रेशों का चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो डायग्राम है वो तो आपको खुद बनाना है, क्योंकि हर बार बोला गया है डायग्राम जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं। पेशीय रेशो, आपने कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर क्या होते हैं, पेशीय रेशे क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं वो आपको बताने। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर यहाँ पे बताइए। चलिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ जो कि आपने बनाया होगा, आप मैच करेंगे एक बार और डिफरेंसेस मुझे बताएंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है पेशीय रेशे कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर आपको बताना है। देखो, 3 टाइप के मसल फाइबर हमारे पास आते हैं। पहला टाइप ये है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है,
चलो, नाम बताने हैं आपको, क्या नाम है इन 3 टाइप के मसल्स के। 3 टाइप के आपके मसल फाइबर्स आते हैं, नाम बताइए। पहली जो इमेज है वो आपकी स्मूथ मसल है। क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी जो है आपकी कार्डियक मसल्स हैं। थर्ड आपकी स्केलेटल मसल्स हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके जो इंटरनल ऑर्गन है वो आपको वहां देखने को मिलती है। कार्डियक मसल्स आपको हार्ट में देखने को मिलती हैं और स्केलेटल मसल्स आपके स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती है। आपके स्केलेटल सिस्टम में से अटैच्ड होगी तो पूरी बॉडी में आपको देखने को मिलती है। एक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये जो है वो वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक और वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक। डिफरेंसेस यहीं पे आ गए हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आपको कुछ ब्रांच्ड दिख रहा है, ये आपको कुछ सिलिंड्रिकल दिख रहा है, ये आपने देखा पॉइंट से आपको पॉइंटेड दिख रहा है, और बीच में आपको क्या दिख रहा है, ये फूला हुआ सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर यूरी न्यूक्लिएट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो एक से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ये ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये है। दूसरा हमने कहा कि इनकी लोकेशन के बेसिस पे, ये इंटरनल ऑर्गन में है या हार्ट में है तो ये आपके स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होता है। अगर फंक्शन के बेसिस पे कहें तो ये इनवॉलंटरी एक्शन जो आपके इंटरनल ऑर्गन में इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जैसे कि आपके फूड पाइप में जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है। ये कार्डियक मसल जो है वो आपके हार्ट की मूवमेंट में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्केलेटल मसल्स जो है वो आपकी बॉडी में होने वाले जितनी भी मूवमेंट होती हैं जो आपकी इच्छा से होती है, जैसे कि बोलना, जैसे कि चलना, जैसे कि अपने हाथों को मूव कराना, ये सारी जो प्रोसेस होती है वो आपके स्केलेटल मसल्स की वजह से, स्केलेटल वो आपके स्केलेटल मसल्स की वजह से होती है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। चलो, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन आता है, वो है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको बताना है, इनमें टिप्पणी लिखनी है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम। ये भी जो क्वेश्चन आपका आया है सेल चैप्टर से आया है। सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर पे जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और लाइसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, और एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलेगी। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो आपने कहा लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो सेल की सफाई करने में मदद करते हैं, जो भी अपशिष्ट होता है उसको डाइजेस्ट हम यहाँ पर करते हैं। इन केस लाइसोसोम फट जाता है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकल जाते हैं और अपनी ही सेल का डाइजेशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा, एक बार करके लेकर के आएंगे आप, ठीक है। इजी है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। सेम चीज आपको लाइसोम के बारे में भी करनी है, क्योंकि आपने कहा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये 4 नंबर का है, तो दोनों ऑप्शन 2-2 नंबर में डिवाइडेड यहाँ पर होंगे। उसी हिसाब से आप यहाँ पर इसका जो डिफरेंस आप बता सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है या सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना जो राइबोसोम है वो पाया जाता है, इसीलिए अपने जो प्रोटीन की सिंथेसिस है खुद यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को ऐसे ही जो और भी क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक और क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।